बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी की नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं होगी। टॉप लीडरशिप बीजेपी में नाराज है और नीतीश कुमार की वापसी के लिए कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। हिमांशु, अब ये मामला कहां जाकर अटकेगा? एक वक्त पर आरसीपी सिंह को लेकर जो खींचतान हुई थी वो सबने देखी। ऐसा प्रतीत होता है कि नंबर 2 की जगह अगर कोई ले तो नीतीश बाबू जरा असहज हो जाते हैं, उन्हें वो स्थान अपनी पार्टी में रिक्त चाहिए। वहीं शक की निगाह से देख रहे हैं। अब माना जा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के करीबी हो गए, ये उनके मन में आ गए, लेकिन बीजेपी अगर स्वीकारेगी ही नहीं तो फिर क्या फायदा? देखिए, मुझे लगता है अंजना की बीजेपी के साथ उनकी और बीजेपी के आला कमान की तरफ से ये स्पष्ट संदेश जो है अपने सभी प्रदेश के नेताओं को दे दिया गया है कि नीतीश कुमार के साथ भविष्य में जो है कोई भी गठबंधन नहीं होगा। मुझे अभी भी कुछ संभावनाएं अगर लगती हैं तो उसका एक कारण ये है कि अगर भविष्य में कभी गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तो एक रास्ता निकल सकता है कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री अगर कोई बिहार में बनेगा गठबंधन में तो बीजेपी का कोई नेता बनेगा। अब इसके लिए नीतीश कुमार कभी मुझे नहीं लगता तैयार होंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है इससे नीचे पे कोई भी बात नीतीश कुमार के साथ करना नहीं चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो, जेपी नड्डा का बयान हो, तमाम नेताओं का बयान हो, कोई भी ये बात नहीं कहता है कि जेडीयू के साथ गठबंधन हो। वो ये कहते हैं कि जेडीयू के तमाम नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन कोई इस बात को लेकर नहीं कहता कि नीतीश के साथ अब कोई गठबंधन होगा, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धोखा दिया है। और ये बात दबी जबान में ही सही सभी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई जो है वो ठग नहीं है जिसने अपनों को भी नहीं बख्शा। और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन इतना जरूर है अगर कुछ खबर आई है, अगर आग की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं चिंगारी होगी। हाँ, और धुआं है तो कहीं ना कहीं कुछ आग लगी होगी। चलिए, दिलचस्प है हिमांशु, इस बड़ी राजनीतिक खबर पर आप नजर बनाए रखिए। वहां से हमारे साथ पटना से भी हमारे सहयोगी हैं। A few moments later. जहाँ जहाँ पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहाँ जहाँ गए थे वहां जमानत जब्त हो गई। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस और ये गांधी परिवार और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, किसके साथ? आप बेईमानी कर रहे हैं देश से। देश पूछ रहा है जो आपने अन्याय किया है देश के साथ, जो आपने अन्याय किया है गरीबों के साथ, जो आपने अन्याय किया है जिनके देश में भारत विराजमान है उनके साथ, उनको न्याय दिलाने का काम तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो पहले मोदी जी न्याय दिलाने के काम की जनता जो आशीर्वाद और दुनिया आशीर्वाद दे रही है, तो कांग्रेस ये न्याय यात्रा की बेईमानी करके देश आपसे उल्टा पूछ रहा है कि आपने जो अन्याय किया उसका न्याय कब मिलेगा उन लोगों को। इसलिए शुद्ध बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय विचार और बंगाल के जुझारू वॉलंटियर्स जो भारत और बंगाल दोनों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग जो हमने आपका जोश देखा और जो मैंने उत्साह देखा और जिस उत्साह के साथ आपने अमित भाई शाह जी का और हमारा अभिनंदन किया, उसके लिए सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उत्साह इस बात को बता रहा है कि आपने पहले 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार केंद्र में लाने के लिए आपने अपना मन तो बनाया ही है, लेकिन साथ ही साथ अगली विधानसभा में आपने यहां की सरकार को उखाड़ फेंक करके भारतीय जनता पार्टी को लाने मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 15 में अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था।
दीदी हमें हल्के से ले रही थी। उनको लगता था ये क्या कर लेंगे, बंगाल में भला भाजपा वाले क्या करेंगे। मगर आप सबने, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और आज इसका नतीजा देखिए, विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी। शुभेंदु के नेतृत्व में 77 विधायक आज हमारे विधानसभा में बैठे। लोकसभा में 1-2 लोग कहीं से चुनकर आते थे पहाड़ी पर से, आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठते हैं। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। 0 से 77 होता है तो 77 से कितना होता है? 0 से 77 होता है तो 77 से 2/3 की सरकार बनती है। और 2 से 18 बनता है तो 18 से 35 बनता है। ये बात दीदी को मालूम है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज मैं आपको एक बेहद जरूरी संवाद बताना चाह रहा हूं और आपसे करना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वेटिकन में कोई जीसस के अस्तित्व के बारे में सवाल उठा सकता है? क्या मक्का में कोई मोहम्मद साहब अल्लाह पर सवाल उठा सकता है? मैं जानता हूं आपका डेफिनेटली जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां हमारे प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। हिंदू शायद इकलौती टॉलरेंट कौम है इस पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि हमने दशकों तक अपने राम को टाट में बैठे देखा है। और हमारी सियासत शायद दुनिया की इकलौती शर्मसार करने वाली सियासत है जो तुष्टीकरण के लिए जगत के पालनहार प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट तक मांग रही थी। इसलिए मैंने कहा कि आज का संवाद बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं राम की राह में रोड़े अटकाने वालों के चेहरों को एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, यानी रामद्रोहियों को। इसे आप 2023 का सनातनी ईयर एंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। आपको याद होगा वो साल 2007 था जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया और उस एफिडेविट में राम सेतु और रामायण को काल्पनिक बता दिया गया। यूपीए सरकार चाहती थी कि नया सी रूट बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ दिया जाए। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने तक एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर रखा कि सालों तक कोशिश करते रहे कि राम मंदिर कभी ना बने। 2019 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के करीबी बड़ी बेशर्मी से पूछ रहे थे कि राम किस कमरे में पैदा हुए, इसका क्या सबूत है। ये वही नेता थे जिन्होंने पहली बार श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था। याद करिए कांग्रेस के इस नेता को। 2019 में अब मैं आपको 1990 के उस दशक में लेकर चलता हूं जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ निहत्तेकार सेवकों पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोलियां चलवाई थी, बुलवाया था और फिर यह भी कह दिया था कि इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। 1990 के इसी दशक से खुलेआम नारे लगते थे, मिले मुलायम कांची राम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसका नतीजा यह हुआ कि 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और कांची राम और कांग्रेस ने तीनों ने मिलकर यूपी में सरकार बना ली। यानी इस नारे से जिसे जो संदेश मिलना था वो मिल चुका था। ऐसा ही संदेश लालू यादव ने भी दिया था, अपने वोट बैंक को देने की कोशिश करी थी। 23 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने रथ यात्रा लेकर निकले लाल कृष्ण अडवाणी को समस्तीपुर बिहार में अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लालू यादव ने इसके बाद अखबार में एक संदेश लिखा, बिहार की जनता अकलियत के यानी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है और उन्हें कमजोर महसूस करने की स्थिति में हम नहीं आने देंगे।
1992 में एक तरफ कल्याण सिंह थे बीजेपी के, जिन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद खुशी खुशी अपनी सरकार की आहुति दे दी थी। दूसरी तरफ उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने देश की जनता से यह वादा किया था कि मैं मस्जिद दोबारा तामीर कराऊंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अयोध्या में जो राज सिंहासन बन रहा है वो श्री राम का हक है। 500 साल बाद राम मंदिर बनना हर सनातनी के लिए गर्व है। एक दिवाली तो हर साल आती है, यह दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है, तो सोचिए कितनी भव्य और दिव्य होगी। 500 साल वाली दिवाली है ये, याद रखिएगा, सामान्य घटना नहीं है। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।